तो हम लोग समीकरण तक पढ़ चुके थे। समीकरण क्या है? आज के इस टॉपिक में हम लोग समीकरण को कथनों में बदलना सीखेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे और समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 6 का मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां मैंने लास्ट टॉपिक पे आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग ये जान पाएंगे कि कोई दिया हुआ कथन समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग समीकरण को कथनों में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है समीकरणों को कथनों में बदलना। कथन मतलब एक स्टेटमेंट देना को। अच्छा, अगर आपको याद होगा जब चैप्टर मैंने शुरू किया था तो वहां मैंने आपको बताया था सारा समीकरण बना कहां से? स्टेटमेंट, कथन से ही तो बना था। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग किस स्टेटमेंट को लेते हैं जिसमें आप आइदर वो ट्रू हो और फॉल्स, मतलब आप क्लियर रूप से ये बता पाए कि वो या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, तभी उसको मैथ के स्टेटमेंट में आप लेंगे। तो यहाँ पर होगा समीकरणों को कथनों में बदलना। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले है मैंने एक ले लिया समीकरण x + 7 = 12। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग 5x = 20। ठीक है, एक और ले लें हम लोग थर्ड नंबर m/3 + 5 = 15। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको लिखते हैं क्या, इसको कथन में बदलना। तो फर्स्ट नंबर आंसर देखेंगे क्या होगा। मान लेते हैं जैसे हम लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ना एक दूसरे से। कैसे पूछते हैं? जैसे मेरे पास जितने सेब है उसका 2 गुना का 3 अधिक कर दें तो उसके पास होगा। तो ये तरीके से डेली लाइफ है। तो क्या आप इसको नहीं बना पाएंगे क्या? तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको राम श्याम से बनाते हैं। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि यही क्यों माने, आपका मन आप कुछ भी मान लें। ठीक है, राम ने श्याम को कुछ रुपए दिए राम ने श्याम को कुछ रुपए दिए तथा शीला ने श्याम को 5 रुपए और दे दिए। 5 रुपए और दे दिए। जब 5 रुपए और दे दिए ना भैया, तो उसके पास कुल कितना रुपए हो गए? 12। तो उसके पास कुल 12 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 12 रुपए हो गए। ठीक है, अब वो अलग बात है कि कितने रुपए दिए, तो हम लोग समीकरण का जब हल निकालेंगे तो वहां सीखेंगे कि कितने रुपए। फिलहाल अभी हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, कथन के रूप में बदल रहे हैं। अब आइए सेकंड नंबर देखते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको बदलिए। तो अगर आप पहले नंबर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे तो राम ने श्याम को कुछ रुपए दिए, तो मान लेते हैं x रुपए दिए। फिर शीला ने श्याम को 5 रुपए और दे दिए। नहीं सॉरी, 5 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 है ना प्लस 7 रुपए दे दिए। तो उसके पास कुल 12 रुपए हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 12 रुपए हो गए। तो इस तरीके से ये कथन में बदल जाएगा। तो इसको सोचिए, इसको आप कैसे बदलेंगे जरा सोचिए। हम कह सकते हैं कि आरती की उम्र का 5 गुना, आरती के उम्र का 5 गुना 20 है। कितना है? 20 है। तो आरती के उम्र का 5 गुना। तो मान लेते हैं आरती की उम्र कितनी है भैया? x है। अब उसका 5 गुना कर दें तो बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो इस समीकरण को भी हम लोगों ने स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट और था। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, ये आपका सवाल अगर हो कि यही क्यों माने, तो ये गड़बड़ है। इसमें हम लोग का कोई निश्चित नहीं होता, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, जो भी दिमाग में आएगा मान लीजिए। आपको आर्थिक जगह श्याम मिला है, हमने जैसे उम्र पे बात की है, आपका मन हो आप संख्या पर बात कर लीजिए। तो इसी तरीके के क्रम में मैं अगला जो है संख्या पर बात करूंगा कि किसी संख्या के तिहाई भाग में, किसी
संख्या के किसी संख्या के तिहाई भाग में, किसी संख्या के तिहाई भाग में 5 जोड़ने पर कितना, 5 जोड़ने पर है ना, तो 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समीकरणों को किसमें बदलेंगे, कथनों में बदलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब अगर गुणे में है तो 5 गुना करिए, और अगर क्या बोलते हैं भाग में है तो उतना भाग करिए। जैसे 3 है तो तिहाई भाग कीजिए, 4 है तो चौथाई भाग कीजिए, 5 है तो इसी के लिए 5वां भाग कह सकते हैं, पंचाई भाग मत कह दीजिएगा, 5वां भाग। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होंगी। ठीक है, आई होप आपने कथनों में बदलना सीख लिया है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल, तो अगर हम लोग बात करें समीकरण के हल की, यानी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, तो इसकी बात करें तो समीकरण का हल क्या होता है, पहले एक बात ये जानिए। समीकरण का हल जो होता है एक ऐसा मान होता है समीकरण का जिसमें हम दाएं पक्ष या बाएं पक्ष में रखें, जिधर भी x होगा उसमें रखना पड़ेगा x का मान, और वो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाए तो वो समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक समीकरण है हमारे पास 3x - 7 = 28। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको कैसे हल करेंगे। मानते हैं, ये हम मान कर चलते हैं कि आपको समीकरण के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आपको समीकरण के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो कैसे करेंगे। एक हम लेते हैं तराजू मेथड, जिसे हम कहते हैं, इसको हम लोग तराजू मेथड कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा ही मेथड है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसको मैंने सोचा था। ठीक है, आल्दो, ठीक है, जैसे एक तरीके से आप देखें कि अगर इस तराजू के इस पलड़े में 10 किलो है, इस पलड़े में भी 10 किलो है, तराजू वाला आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा, एक ही बुक में मिलेगा, वो है सरकारी वाली उसमें। ठीक है, तो उसके थ्रू उन्होंने समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 10 किलो और 10 किलो है, तो 10 किलो इधर भी है और 10 किलो इधर भी है, तो अगर इसमें से हम 5 किलो इधर से निकाल लें, माइनस कर दें 5 किलो, तो इसमें कितना बचेगा 5 किलो, और इधर से भी निकाल लें तो 5 किलो। अगर इसमें हम लोग क्या करें 2 किलो और निकाल लें, तो 2 किलो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलो, और इधर भी कितना हो जाएगा 3 किलो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, तो मतलब अगर सेम एक्टिविटी, अगर 2 तराजू के पलड़े हैं और दोनों बैलेंस हैं और सेम एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मतलब 5 किलो इधर बढ़ा रहे हैं और 5 किलो इधर भी बढ़ा रहे हैं, तब भी वो बराबर रहेगा। मतलब इक्वेशन से लीजिए, तराजू का मतलब यहाँ समीकरण से है, तब भी वो समीकरण बराबर रहेगा। और 2 से भाग लगा रहे हैं दोनों पक्षों में, तो भी वो समीकरण बराबर रहेगा। घटा रहे हैं तो भी, गुणा कर रहे हैं तो भी। तो इस तरीके से सेम एक्टिविटी दोनों तरफ करने से कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल तराजू वाले की तरह। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो जब हमको x का मान निकालना है तो हमको ये 7 पहले हटाना पड़ेगा। 7 हटेगा कैसे, यहाँ -7 है, और अगर हम 7 जोड़ दें तो ये 7 0 बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों में 7 जोड़ दे रहे हैं, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, जब हम दोनों पक्षों में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x - 7 + 7 = क्या हो जाएगा 28 और +7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 7 में से 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा 3x = 35। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी आपको 3 यहाँ दिक्कत दे रहा है ना, अब 3 हटेगा कैसे, जोड़ने से तो हटेगा नहीं, गुणा करने से तो हटेगा नहीं, भाग देने से, हाँ भाग देने से हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर
तो जब दोनों पक्षों में आप ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा 3x/3 अपॉन में 30 इज इक्वल टू में 35/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल हो जाएगा 35/3। ठीक है, 35/3। तो इस तरीके से ये आपकी x की वैल्यू निकलती है। तो अभी हमने इसको देखा। अब आइए इन जो 3 समीकरण है ना, इनको भी हम लोग समीकरणों का, इनसे भी समीकरणों का हल निकाल लेते हैं कि देखते हैं इनका क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को हम लोग पकड़ते हैं। तो चलिए पकड़िए, क्या हो जाएगा, x + 7 = 12 है 12। अब देखिए यहाँ 7 दिक्कत दे रहा है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो अगर यहाँ 7 दिक्कत दे रहा है तो दोनों पक्षों में आप 7 घटा दीजिए। तो जब आप दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर जब आप ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x + 7। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ना, इसलिए समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। लेकिन जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो बार बार मैं इस चीज को नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो x + 7 - 7 = 12 - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 0 = 5। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपका आंसर। मतलब कि अगर आप इस स्टेटमेंट से थोड़ा इसको कंपेयर करना चाहें तो राम ने श्याम को जो कुछ रुपए दिए थे ना, तो उस कुछ रुपए की जो वैल्यू है वो 5 रुपए है। कितने रुपए दिए थे भैया, 5 रुपए दिए थे। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आइए थोड़ा सेकंड नंबर पर भी हम लोग नजर डालें। तो सेकंड नंबर पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो 5x = 20। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जोड़ने से तो जाएगा नहीं, ना तो घटाने से जाएगा, जबकि गुणा करने से भी नहीं जाएगा, लेकिन भाग देने से चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम लोग इस बार लिख नहीं रहे हैं। चलिए इस बार नहीं लिखते हैं, ये आप खुद ही समझ जाएंगे, या तो अगर आप कहीं करेंगे तो एग्जामिनर इतना समझ जाएगा कि वही प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x/5 और ये हो जाएगा = 20/5। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 चौक 20। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्यों नहीं काटा था, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आ रहा था। अभी हमको आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से आप यहाँ अगर इसको भी इस स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो आरती की उम्र, अगर अभी बात की जाए तो आरती की उम्र कितनी है, 4 वर्ष है। कितनी है, 4 वर्ष है। अब देखिए किसी संख्या के तिहाई भाग में 5 जोड़ने पर, चलिए अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अगर आप इस संख्या को देखेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्टेटमेंट बनाया था। हाँ, ये स्टेटमेंट मतलब ये आपको दिया हुआ था, स्टेटमेंट आपने बनाया था, इसको हल करना है। तो इस समीकरण का अगर आप हल निकालेंगे m + 3 + 5 = 15, तो अब आप ही से मैं पूछता हूँ ये कैसे जाएगा भैया, जोड़ने से? हाँ, जोड़ने से नहीं जाएगा। अगर दोनों पक्षों में 5 घटा दे तो कुछ बात बन जाए ना, तो दोनों पक्षों में हम 5 घटा देते हैं। तो चलिए समझिएगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ इस चीज को। तो m/3 + 5 - 5 = 15 - 5। ठीक है, तो m/3 + 0 = 10। तो ये हो जाएगा आपका m/3 = 10। अब हम आपसे ही पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बताइए हम क्या करेंगे। अब अगर हम जोड़े तो भी काम नहीं बनेगा, घटाए, वास्तव में हम देखते क्या है, आप पहले ये सोचिए हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि जिसकी भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसी तरीके से यहाँ अकेले बच रहे हैं ना, हमारा तो यही मकसद होता है। लेकिन यहाँ पर हम m को अकेले बचाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं, m को अकेले बचाना चाह रहे हैं। अब जब हम m को यहाँ पर अकेले बचाना चाह रहे हैं तो भैया m में 3, यही 3 दिक्कत दे रहा है। तो या तो हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, या तो हमको 3 घटाना पड़ेगा, या गुणा करना पड़ेगा, या भाग करना पड़ेगा। तो जोड़ने घटाने से तो ये आएगा नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो गुणा करने से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और तराजू के पलड़े वाला काम होगा तो दोनों पक्षों में होगा तो दिक्कत नहीं है हमें भैया। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि दोनों का जब सेम काम दोनों पक्षों में होता है तो दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया और m की जो वैल्यू आई भैया वो आई 30। यानी तो वो संख्या कौन सी है, 30 है, जिसका तिहाई भाग में अगर 5 जोड़ दें तो 15 प्राप्त होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये शंका है कि ये समीकरण का हल है कि नहीं, समीकरण का हल कहने का ये मतलब है कि दायां पक्ष बराबर होगा बाएं पक्ष के कि नहीं, तो आप चेक कर लो, सब की वैल्यू रखकर वो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको समीकरण का हल भी समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने समीकरणों को कथनों में बदलना सीखा, फिर हम लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा। अब जो है कथन से हम लोग फिर जो है समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं समीकरण बनाने की। समीकरण बनाए, आल्दो यहाँ हम ना केवल समीकरण बनाएंगे बल्कि उस समीकरण को हल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक विधि और सिखाऊंगा। तो पहले हम लोग एक अपनी पुराना मेथड देखेंगे और फिर जो है हम लोग एक और विधि सीखेंगे समीकरण को हल करने। तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम कथन लिख देते हैं ना, तभी तो उसको समीकरण बनाएंगे। शैली ने विशाल को कुछ रुपए दिए। शैली ने विशाल को कुछ रुपए दिए। अब भैया जब शैली ने विशाल को कुछ रुपए दिए तथा विशाल की माँ ने उसे 5 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। विशाल की माँ ने उसे कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। ठीक है, तो विशाल को शैली ने कुल कितने रुपए दिए? एक मिनट, विशाल को उसकी माँ ने 5 रुपए दिए, तो उसके पास कुल 50 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? रुपए 50 हो गए। ठीक है, तो बताइए कि शैली ने विशाल को कितने रुपए दिए? तो अब मेरी बात सुनिए। हमारा देखिए ये मानना है ना कि अगर हम आपको पढ़ाएं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब हम आपको पढ़ाएं तो आप किसी को पढ़ा सकें, इसीलिए मैंने हर छोटी छोटी चीजों पर चर्चा की है। ठीक है, तो अगर शैली ने विशाल को कुछ रुपए दिए ना भैया, अब हमको तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना शैली ने, जो चीज नहीं पता रहती उसको हम मान लेते हैं। शैली ने विशाल को X रुपए दिए। कितने रुपए दिए? X रुपए दिए। X रुपए दिए। अब जब X रुपए दिए, इतना आपने माना। अब आइए प्रश्नानुसार। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, शैली ने विशाल को कुछ रुपए दिए, मान लिया हमने X, और उसकी माँ ने 50 रुपए और दे, सॉरी कितने रुपए? 5 रुपए और दे दिए, तो टोटल कितने हो गए? 50 रुपए हो गए। तो शैली ने X रुपए दिए और विशाल की माँ ने उसको 5 रुपए और दे दिए, तो टोटल उसके पास कितने हो गए? 50 हो गए। मैथमेटिकली एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इस समीकरण को हम हल करें, तो कैसे हल करेंगे बताइए? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि समीकरण को आप लिख लीजिए x + 5 = 50। तो आपको x को वैल्यू को यहाँ अकेले छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 5 घटाएंगे। क्यों? ये 5 ही तो दिक्कत दे रहा है। तो जब आप दोनों पक्षों में 5 घटाएंगे ना भैया, तो ये हो जाएगा x + 0 = 45, यानी x = कितना हो जाएगा? 45। तो शैली ने विशाल को कितने रुपए दिए थे भैया? 45 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 45 रुपए दिए थे। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब आइए और एक हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब संख्या पर आधारित कर लेते हैं। सेकंड नंबर, किसी संख्या के 6 गुने में 12 जोड़ने पर
18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब देखिए, चलिए अच्छा थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें क्या? आई होप आप समझ गए होंगे, इतना देर से वो है तो आप शायद समझ ही गए होंगे, नहीं समझे अच्छा चलिए फिर इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। माना पता नहीं है संख्या, माना संख्या x है, संख्या x है, तो अब संख्या के 6 गुने में, संख्या के 6 गुने में हम लोग 12 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 12 जोड़ रहे हैं, तो कितना मिल रहा है? 18 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या बताइए। ठीक है, तो संख्या x मान लीजिए, संख्या का 6 गुना कर दिया, यानी कितना हो गया? 6x। अब उसमें 12 जोड़ दिए, मतलब 6 गुना करने के बाद उसमें कितना जोड़ दिए? 12 जोड़ दिए, तो कितना प्राप्त हुआ? 18। तो संख्या बताना, इसको हल करिए यही वाले मेथड से। तो सबसे पहले ये 12 दिक्कत दे रहा है, तो 12 को पहले आप क्या करिए, 12 को आप नमस्ते कर दीजिए कि वो चला जाए, यानी कि दोनों पक्षों में आप 12 घटा दीजिए। तो ये 12 हो गया, घट गया, तो हो जाएगा 6x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना? 6। तो x क्या हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 6। फिर दोनों पक्षों में आप क्या करिए? 6 से भाग दे दीजिए। तो जब 6 से भाग देंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी? 1। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं? हल। कि इस अगर 1 का आप 6 गुना करके 12 जोड़ देंगे तो आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, एक विधि और है इसको हल करने की, वो विधि सीखते हैं, उसको हम लोग त्रुटि और प्रयत्न विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि और प्रयत्न विधि। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ x का मान कर लिखते हो, x का मान लिखते हो, और यहाँ आप लिखते हो बायां पक्ष, यहाँ लिखते हो बायां पक्ष, और यहाँ आप लिखते हो दायां पक्ष। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आपको ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका बायां पक्ष कितना है? हम आप ही से पूछते हैं। आपका बायां पक्ष है 6x प्लस 12। ठीक है, और दायां पक्ष कितना है? 18। ठीक है, और यहाँ पर अभी x की वैल्यू को हमने फिक्स नहीं किया। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है कि भैया x की हम क्या वैल्यू रख दें कि वो संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब कि वो संख्या मिल जाए, या यूं कह लें कि संतुष्ट होने का मतलब दायां पक्ष बराबर हो जाए बायां पक्ष के। तो हम क्या करते हैं, जैसे कहते नहीं है इंसान गलतियों का पुतला है, तो हम लोग गलती कर करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम x को एक वैल्यू दे देते हैं। तो जब हम एक वैल्यू दे देते हैं तो 6 × 1 + 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 × 9 = 6, 12 × 6 = 18। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात हुई कि पहली बार में ही आ गया, हमको आगे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर x की वैल्यू 3 आ जाती, या 4 आ जाती, या 5 आ जाती, तो हम रख कर चेक करते ना, तो हो सकता है 5वें पे 18 के बराबर हो जाती। चलिए हम एक एग्जांपल और लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ तो पहले पे ही आ गई, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, तो इस मेथड से हम कह देंगे कि इस x की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यूं कह लो वो संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, x + 1 x + 7 = 12। अब देखिए, यहाँ पर भी आप बनाइए, सेम चीज करिए। यहाँ करिए x का मान यहाँ कर लीजिए आप बायां पक्ष, बायां पक्ष कहने का मतलब x + 7, और यहाँ कर लीजिए आप दायां पक्ष, यानी आप कह लीजिए मेरे ख्याल से 12। ठीक है, तो अब जैसे कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो अब गलती कर करके वो सीखेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं गलती। मतलब इस मेथड में आपको आजादी रहती है गलती करने की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तब देखिए, सबसे पहले x बराबर आप 1 रखेंगे, तो जब आप 1 रखेंगे तो 1 + 7 = 8। लेकिन दायां पक्ष तो 12 है, तो अभी तो नहीं आया, x का मान आप अभी नहीं लोगे। x बराबर जब आप 2 रखोगे तो 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9। लेकिन दायां पक्ष आपका 12 है, तो 12 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 12 रहने दीजिए का मतलब है कि मतलब जब तक 12 नहीं आएगा हम इसको हल करते जाएंगे, वैल्यू चेंज करते जाएंगे। x = 3,
तो 3 + 7 जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा। फिर हम x बराबर 4 रखकर चेक करेंगे तो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 12 आना चाहिए, 12 होना चाहिए। फिर हम x बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो जैसे ही 5 रखेंगे 5 + 7 बराबर कितना है 5 7 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 आ गया। अब देखिए 12 आ गया ना, तो जहां पर ही दायां पक्ष बराबर हो जाए बाएं पक्ष के तो वही आप कहेंगे कि वो समीकरण का हल है, यानी x का मान है। तो समीकरण का हल क्या है x बराबर 5 इस समीकरण का हल है। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, इसको प्रयत्न और त्रुटि मेथड कहते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन ये मेथड की गड़बड़ी क्या है ना कि अगर बहुत बड़ा मान आ जाए जैसे 40 45 46 आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप वहां तक क्या टेबलें बनाते रह जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत और है कि अगर माइनस में हो, अगर उसका मान संतुष्ट कर रहा हो कोई माइनस में, तो माइनस में हमको सोचना पड़ेगा। अब इतना इसलिए हम लोग इस मेथड को बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो यूं कहें ना के बराबर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी मेथड हो जाता है। अच्छा बट्टे में आ जाता है तो बट्टे में सोचना मुश्किल हो जाता है। कुछ एक्स के ऐसे भी मान होते हैं जो बट्टे को संतुष्ट करते हैं, जैसे आपने देखा था ना पहला वाला क्वेश्चन बट्टे में आ गया था। अब हमको सोचा ना पाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये मेथड जो है ज्यादा कारगर नहीं माना गया, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन अब इस पर कुछ नोट पॉइंट है उसको देख लीजिए, वो नोट पॉइंट जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला नोट पॉइंट आप देखिए, नोट पॉइंट अगर किसी समीकरण में, बात सुनिएगा, किसी भी समीकरण में या किसी भी हम यूं कह रहे असमीका में या किसी भी, आपको ऐसा कहना सही होगा, किसी भी गणितीय कथन में, किसी भी गणितीय कथन में अगर 6x + 8 10 इस तरीके का सिंबल लग जाए या फिर यूं कहें इस तरीके का सिंबल लग जाए तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, तो ये समीकरण नहीं है। जब तक आपको ये बराबर का चिन्ह यानी समानता का चिन्ह ना मिल जाए वो समीकरण नहीं है। तो ये समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। और नेक्स्ट बात किया जाए तो ये भी समीकरण नहीं है, ठीक है। और ये भी समीकरण नहीं है, ये समीकरण है, क्योंकि जहां बराबर का चिन्ह आता है वो समीकरण होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एक चीज और की। अच्छा अभी तक हम लोगों ने जितने भी हल किए हैं आपने देखा होगा उसमें सिर्फ बाएं पक्ष में x था, मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन हल किए हैं सब में बाएं पक्ष में x था। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बाएं पक्ष में x हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि दाएं पक्ष में भी x हो, दोनों पक्ष में भी x हो सकता है, ठीक है। तो वो समीकरण की श्रेणी में आएगा, बशर्ते उसमें बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अच्छा जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है वो क्या है, इसको हम लोग असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमीका। लेकिन हमारे चैप्टर तो समीकरण है ना, तो हम लोग बराबर वाले से डील करेंगे। अच्छा एक चीज हम समझ गए कि x होना जरूरी है, मतलब x होगा, हो सकता है बाएं पक्ष में केवल हो या हो सकता है केवल दाएं पक्ष में हो सकता है दोनों पक्ष में हो। क्या ऐसा भी संभव है कि ना दाएं पक्ष में x हो और ना बाएं पक्ष में x हो, ठीक है। जैसे मान लें 6 - 2 = 4 नहीं है, तो क्या हम इसको समीकरण की श्रेणी में लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे। ये समीकरण नहीं होगा, आल्दो ये अंकगणितीय असमीका हो जाएगी। तो अगर उसको समीकरण के श्रेणी में आना है तो सबसे पहले उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, और क्या दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में x y z यानी चर युक्त व्यंजक होना चाहिए, हो सकता है दोनों पक्षों में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समीकरण बनाना, समीकरण को हल करना और गणितीय कथन बनाना सीख गए समीकरण का। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।